सभी का स्वागत है और हम चर्चा कर रहे हैं बिहार विधानसभा चुनाव की। पहले रुझान आया हुआ है जिसमें एक तरह से जो एग्जिट पोल दिखाए जा रहे थे उसके अनुसार कुछ मिलते-जुलते आंकड़े आ रहे हैं। यहाँ पर एनडीए इस समय 181 पर महागठबंधन सिर्फ 54 पर पहुंच गई है, तो एक बड़ा डिफरेंस आ गया है। और हम लगातार चर्चा कर रहे हैं हमारे सहयोगी अंजनी कुमार मिश्रा जी से। अंजनी जी, एक बड़ा डिफरेंस दिखाई दे रहा है। अब अगर पिछले चुनावों की बात करें और इस चुनाव की बात करें, हालांकि पिछली बार भी जेडीयू और बीजेपी आगे थी, लेकिन इस बार ये आंकड़ा में बहुत फर्क दिखाई दे रहा है। क्या कहेंगे? बता रहे थे टफ मुकाबला भी हो सकता है। जैसे एक्सिस बता रही थी कि जो है जो उनकी पार्टी तेजस्वी की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी, लेकिन यहाँ तो जो चमत्कार हो गया कि देखा जाए तो पूरी तरह से जो एग्जिट जो पोल है फेल हो गया है। यहाँ तो ये दिखाई पड़ रहा है कि जो महागठबंधन है कहीं 45 से नीचे चले जाए और बीजेपी जो है बड़ी जीत की ओर बढ़ रही है। बीजेपी जो है 2/3 बहुमत से भी ज़्यादा वोटों से जो है जीतने की तरफ बढ़ रही है, जो रुझान दिखा रहे हैं। और अगर हम आखिरी की बात करें तो इसमें जो मुख्य मुकाबला चल रहा है कहीं ना कहीं जो है बीजेपी और जेडीयू के बीच चल रहा है। इसमें सबसे बड़ी पार्टी कौन बनेगी? पहले ये कहा जा रहा था कि जो है जेडीयू और जो आरजेडी है उनके बीच मुकाबला होगा और जो आरजेडी है सबसे बड़ी पार्टी बनेगी। लेकिन यहाँ तो जो है जो आरजेडी है वो लग रहा है कि कहीं 25% पर जाए। जो एक तरफ आंकड़े दिखा रहे हैं ये, और जिस तरह से शिफ्ट हो रहा है यानी कि पब्लिक ने जो है मतलब प्रो, अगर हम कहें तो प्रो इनकम्बेंसी यानी कहीं ना कहीं जो है इनके समर्थन में जो है पब्लिक ने वोट दिया। और जो महाराष्ट्र में जो शिफ्ट हुआ था तो कांग्रेस को कहाँ देख रहे हैं? कांग्रेस को 7 सीटें की बात करें तो कांग्रेस ने जो है नेट 25 बरोबर किया ही नहीं। एटलीस्ट जो है नेट 25 करना चाहिए था। तो लगे रहे वोट चोरी के मुद्दे पर, और जो वोट चोरी का मुद्दा है पूरी तरह से फ्लॉप हो गया। वहां पे इन्होंने जो वोट चोरी में जो आरोप लगाया उसको वो से साबित कहाँ कर पाए। और जो वोट चोरी का मुद्दा था कहीं ना कहीं वो जो है जनता की जो नब्ज है उसको नहीं पकड़ पाए। वोट चोरी का ये बोलते वोट चोरी हुआ तो किसका वोट चोरी हुआ? वो आम जनता का मुद्दा था ही नहीं भाई। जिसका वोट चोरी किया वो इक्का दुक्का लोग होंगे भाई जो वोट नहीं डाल पाए हैं, तो आम जनता से वो जुड़ा हुआ मुद्दा था ही नहीं। और सबसे बड़ी बात है जो कांग्रेस का इस चुनाव में हश्र हुआ है, कांग्रेस जो है सिर्फ 7 सीटों पे अब तक सिमटी है रुझानों में। अगर हम कांग्रेस की बात करें तो 1984 के बाद इंदिरा गांधी का जब हत्या हुई थी उसके बाद जो है कांग्रेस जो है बहुमत पाई थी। आज लगभग 40 साल हो गए हैं। 40 साल से कांग्रेस जो है 200 सीट पार नहीं कर पाई है। और सबसे बड़ी हसासत बात यह है कि जब लोकसभा चुनाव हुआ बीजेपी को 240 सीटें मिली 2024 में, तो यही कांग्रेस जो है 99 सीट पाने पे जो है जीत का जश्न मना रही थी कि हम जो है जीत गए, हम आगे निकल गए। लेकिन कुछ मुद्दे तो सही उठाने की कोशिश की जनता से, जो जनता भी कर रही थी कि कहीं ना कहीं वोट जो एसआईआर की बात चल रही थी उसमें वो जनता भी कहीं ना कहीं उसमें सहयोग कर रही थी कि हाँ इस मुद्दे को उठाया जाना चाहिए। चाहे तेजस्वी हो चाहे राहुल गांधी हो, इन्होंने उस मुद्दे को उठाया, लेकिन उसके बावजूद भी जनता ने नकारा है कहीं ना कहीं, क्योंकि जिस तरह के आंकड़े अभी पहले रुझान में दिख रहे हैं उसमें काफी पीछे 38 आरजेडी दिखा रहा है और 7 सिर्फ कांग्रेस को सीटें दिखा रहा है। तो मैं वही बता रहा हूँ ना कि कांग्रेस जो है जो पार्टी 99 सीट को अपनी जीत बता रही है, जो कभी सत्ता में रहा करती थी। और वही बता रहा हूँ ना 40 साल हो गए कांग्रेस को जो है 200 सीट के ऊपर मतलब कांग्रेस नहीं पहुंच पाई है। और वो बीजेपी को अगर 240 सीटें मिलती है तो वो वही कांग्रेस बीजेपी को जो है हार बता रही है। तो कांग्रेस का यह हर्ष होना ही था। यानी कांग्रेस के पास न कोई नीति है, न कोई चाल है, न कोई चरित्र है, न कोई चेहरा है। उनके पास कोई प्लानिंग नहीं है। बस वो जो है वोट चोरी के मुद्दे उठा रहे हैं। यानी जो जनता की नब्ज वो पकड़े नहीं पा रहे। जनता चाहती क्या है? बिहार में जनता की जो है दिक्कतें थी उसे बताना चाहिए था। जनता चाहती क्या है, जनता की दिक्कतें क्या है, लेकिन वो छोड़ के जो है ये जो मोदी की माता जी है उसके ऊपर बयानबाजी कर रहे हैं। और ये जो है मोदी को गाली दे रहे हैं, उन्हें भारी बता रहे हैं। भाई उससे जो है आम जनता का क्या सरोकार है? उससे जो अगर चुनाव होता है तो आपको तैयारी करनी चाहिए कि जनता समझ गई कि ये तो हमारे मुद्दों की बात ही नहीं कर रहे हैं। और उसके अलावा जो है जनता से जो जुड़े मुद्दे हैं और जो बाकी मुद्दे हैं, मोदी अमित शाह और जो उनके जितने भी नेता हैं वो पूरे चुनाव में इन्होंने उसे उठाया। और जो इन्होंने जो विकास से काम किए वो जनता के सामने ले गए। और कहीं ना कहीं जो सबसे बड़ा जो वहाँ पे मुद्दा था जो है जंगल राज का मुद्दा था। जंगल राज, करप्शन, इनके कार्यकाल में जो भी मामले हुए वहाँ पे उसे जो है मोदी जी ने सबके सामने उठाया। और कहीं ना कहीं जो वहाँ के जो युवा हैं, जो महिलाएं और सोचती है, मैं आपको रोकना चाहूंगा कि जो वहाँ की महिलाएं हैं
कम से कम वो भी सोचते कि जंगल राज में उनके साथ क्या हुआ था। जंगल राज में जो है महिलाएं बाहर नहीं निकल पाती थी, जो डर था, हाँ, लोगों में भय था, डर था। अब कहने के लोगों में डर है कि अगर ये आएंगे तो फिर हमारे साथ वैसे ही हो सकता है। जो व्यापारी है उनके अंदर भी खौफ और डर है, जो क्योंकि वहां पे कंपनियां क्यों नहीं खुल पाई, प्लान क्यों नहीं हुआ, ये एक सबसे बड़ी वजह रही। सबसे बड़ी वजह रही कि वहां पे जो है जब जंगल राज आया तो जंगल राज में जो सारे व्यापारी, क्योंकि सबसे हफ्ता वसूली करते थे, उगाही करते थे, और वहां पे जो सबसे बड़ा उद्योग बन गया था, वहां पे जो ये सबसे बड़ा जो उद्योग जंगल राज का वहां पे बन गया था अपहरण उद्योग। तो इसके चलते वहां से पलायन हुआ, लोग डर गए और सारे बिजनेस जो कंपनी है, जो उद्योग है, वहां पे ठप पड़ गए। वहां पे कोई भी अपने आप को ये बताने से पीछे हटता था कि मेरे बिजनेस है, मैं इतना कमा रहा हूँ, यानी सब लोग डरे हुए थे। तो कहीं ना कहीं लोगों ने सोचा कि अगर ये फिर इनकी सरकार आती है तो जो इनका 15 साल का जो जंगल राज था 2005 के पहले का, और 1990 के 20 से लेकर 2005 तक, जो वो कहीं ना कहीं वो फिर से वापस हो जाए। और लड़कियों में, जो महिलाओं में भी ये डर था कि हम बाहर कैसे निकलेंगे, कहीं अगर ये सत्ता में आते तो हम बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये जो खौफ है लोगों के मन में, ये तो था ही। और बीजेपी ने जो है जो वादे की जनता से अपने घोषणा पत्र में, कहीं ना कहीं वो भी लोगों के काम आया। वही पूछने वाली थी कि एक तो चुनाव से पहले मोदी जी गए, अमित शाह गए, राजनाथ सिंह जी गए, योगी जी गए, इन लोगों ने जिस तरह की घोषणाएं की हैं, या फिर कहें कि जिस तरह की बहुत सारी योजनाओं को लागू किया है, बहुत सारी नई योजनाओं का शिलान्यास किया है, कुछ एक बड़ी रकम दी है वहां के लिए, रोजगार को बढ़ावा मिले, शिक्षा को बढ़ावा मिले, इसको तो कहीं ना कहीं केंद्र में बीजेपी है, इसलिए जनता ज्यादा कनेक्ट हो रही है, ज्यादा भरोसा कर रही है क्या कि एनडीए की तरफ उसका रुझान ज्यादा जा रहा है? जी बिल्कुल। अब देखा तो डबल इंजन की सरकार है वहाँ पे अगर जैसे बीजेपी की जो सरकार है वहाँ पे एनडीए की, और अपना केंद्र में भी वहाँ पे बीजेपी है, तो कहीं ना जो डबल इंजन की सरकार है उससे जो है राज्य को फायदा होगा। और बीजेपी ने उसके अलावा बीजेपी जो जितनी योजनाएं लेके आई वहाँ पे लोगों के लिए, चाहे वो फ्री गैस की बात हो, वहाँ पे फ्री बिजली की बात हो, आवास की बात हो, तो बीजेपी ने वहाँ पे डिलीवर्ड किया है। बीजेपी ने जो भी चीजें हैं आम जनता के लिए, और चाहे वहाँ पे अनाज बांटने की बात हो, तो बीजेपी ने वहाँ पे जितने वादे किए थे उसको वहाँ पे डिलीवर्ड किया, और वहाँ पे लोगों को दिखाई पड़ता है। और उसके अलावा जो है जब लालू का राज था वहाँ पे, तो वहाँ पे न सड़कें थी, न वहाँ पे कुछ था। वहाँ पे जो है सिर्फ बात होती थी चरवाहा विद्यालय की। लालू जो है वहाँ पे चरवाहा विद्यालय खोल के बैठे हुए थे वहाँ पे, और लोग स्कूलों में कभी भी आते थे, कभी भी जाते थे वहाँ पे। पूरी तरह से वहाँ पे जो है सिस्टम जो है वहाँ पे जो है चरमरा गया था। और उसके अलावा सबसे बड़ी बात है, बीजेपी ने जो वादे किए वो जो वहाँ पे जो बुनियादी जो सुविधाएं हैं जनता के लिए, जो जरूरतें हैं, उस पर काम किया। आज वहाँ पे लाइट है, बिजली है। लालू के समय पे वहाँ पे बिजली जो है वहाँ पे नहीं होती थी, और अगर लालू से उस समय जो बताते हैं वहाँ जानकार की, अगर उनसे कुछ विकास के किसी मुद्दे की बात करें तो उसे मजाक में उड़ाते थे, हंस के उड़ाते थे, और वो मजाक करते थे। लेकिन यहाँ पे जो है मोदी जी के आने के बाद वहाँ पे बिजली की व्यवस्था हुई, एक्सप्रेस हाईवे बने वहाँ पे, और वहाँ पे लोगों को मकान मिले वहाँ पे। और उसके अलावा जो है अब जो बीजेपी का घोषणा पत्र है उसमें भी काफी लोक लुभावन वादे किए गए हैं। उसमें जो है वहाँ बिजली फ्री मिलेगी वहाँ पे, और भी बहुत सारे वादे किए गए हैं। तो कुल मिलाकर एक तो था ही, प्लस जो जंगल राज, करप्शन और जो प्लान का मुद्दा था वो, उससे भी जो है कहीं ना कहीं पब्लिक के अंदर। अपनी इस चर्चा को जारी रखेंगे। इस समय हमारे संवाददाता पिंकी सिंह, और पिंकी आपसे जानना चाहेंगे कि इस समय का अगर हम अपडेट देखें, पहला रुझान आ चुका है, एनडीए एक तरह से काफी आगे चल रही है और महागठबंधन बहुत पीछे है। दोनों के आंकड़े में काफी कुछ फर्क दिखाया जा रहा है। यहाँ एनडीए 190 पे है और महागठबंधन 50 पर। इस समय आपके पास क्या अपडेट है? जी बिल्कुल सीमा जी, यहाँ पे जो है ये अब तक की सबसे बड़ी खबर है, और बिहार चुनाव के जो नतीजे हैं उसका जो शुरुआती रुझान है उसमें सरकार बनती नजर आ रही है। लोगों के जो चेहरे हैं वो आप देख सकते हैं, एक अलग उमंग है, एक अलग उत्साह है। और मतलब इसके जेडीयू की जो कार्यकर्ता है वो जेडीयू कार्यालय पहुंच गए हैं, और उनका कहना है कि हमें तो पहले से ही भरोसा था, विश्वास था कि बहुत ही मतलब सिर्फ इतने सारे वोटों से आगे नहीं होंगे, बल्कि भारी बहुमत से जीत की तरफ आगे बढ़ेंगे। और आरंभिक रुझान में एनडीए की बहुमत से बनती हुई जो सरकार है उसमें जेडीयू नेताओं के जो चेहरे हैं वो इतने खिले हुए हैं, इतने मुस्कुराहट उनके चेहरों पर है, और इससे स्पष्ट है कि एनडीए जो है वो सिर्फ आगे नहीं है बल्कि भारी बहुमत से आगे है। जी बहुत बहुत धन्यवाद पिंकी आपका। और
हम अपनी चर्चा को अंजनी जी के साथ आगे बढ़ाएंगे। अंजनी जी, जैसे कि हमने कहा कि बहुत सारी घोषणाएं, बहुत सारे शिलान्यास की बात कही गई, किए गए, और यही वजह मानी जा रही है कि जनता कनेक्ट हो रही है। तो अब जबकि पहला रुझान आ गया है, आपको क्या लगता है कि जब फाइनल जो हमारे सामने निर्णय निकल कर सामने आएगा, सारी सीटों पर जो निर्णय निकल कर सामने आएगा, क्या आपको लगता है कि किस तरफ जाती हुई दिखेगी? क्योंकि किसी भी मोमेंट पे इसमें चेंजेस आ सकते हैं। देखिए, अब जो रुझान चल रहे हैं उसमें एनडीए जो है 191 सीट पे आगे चल रही है। और सबसे शर्मनाक बात यह है कि जो महागठबंधन है वो 49 सीटों पर मतलब सिमट के रह गया है रुझानों में। हाँ, 50 से भी नीचे। लेकिन ये जो रुझान चल रहे हैं, ये मतलब इससे अगर हम देखें तो जैसे महाराष्ट्र में हुआ था, एक तरफा शिफ्ट हुआ था और विपक्षी शर्मनाक हार हुई थी, तो कुछ वही हाल यहाँ भी होता दिख रहा है। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि कहीं ये लोग जो है 40-35 सीट के नीचे न सिमट जाए। जैसे दिल्ली में जो है केजरीवाल के सामने बीजेपी की हार हुई थी, और बीजेपी ने अपने जो 3 चुनाव जीते थे वहां पे, तो कहीं ना कहीं जो विपक्ष जो है नाम आपकी सीटों पे सिमट गया था। तो यहाँ पे मुझे वही लग रहा है कि कहीं ये हाल यहाँ पे ना हो जाए, कहीं ना कहीं जनता ने जो है मतलब जंगल राज के खिलाफ वोट दिया है। देखिए, हम अगर बात करें तो जैसे कहा जाता है कि डेवलपमेंट की बात होती है, विकास की बात होती है, तो देखिए डेवलपमेंट और विकास, मैं नहीं मानता कि डेवलपमेंट और विकास के नाम पे जनता वोट देती है जी। सबसे बड़ा मुद्दा होता है सुरक्षा का मुद्दा होता है। सुरक्षा, हमें सुरक्षा कौन देगा, हमारी सेफ्टी कौन रखेगा। उत्तर प्रदेश में भी कहीं ना कहीं जनता ने जो है वहां पे बीजेपी को वोट दिया है सेफ्टी के नाम पे। ठीक है, वहां विकास हो रहे हैं, जो योजनाएं हैं वो मोदी की काम कर रही हैं, उस पर भी वोट मिल रहे हैं, लेकिन पब्लिक की जो मेमोरी बहुत कम होती है। पब्लिक को जो सबसे बड़ा मुद्दा है सुरक्षा का, तो कहीं ना कहीं बिहार में जो है, यूपी की तरह बिहार में भी जो सुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा है। और कहीं ना कहीं अपने सारी सभाओं में, चाहे अमित शाह हो, चाहे योगी हो, चाहे मोदी हो, सब ने वही मुद्दा उठाया कि अगर वो सरकार में आएंगे तो आपका क्या होगा, आपका क्या होगा। फिर उठा लिया जाएगा, फिर वही अपहरण उद्योग शुरू होगा, फिर जो है वही से जो है करप्शन शुरू होगा। और इन सारे मुद्दों के बीच जो है एक जो चर्चा होती है तेजाब कांड की। तेजाब कांड में जो शहाबुद्दीन है, सिवान में शहाबुद्दीन की जो है तूती बोलती थी, और शहाबुद्दीन के साथ में जो है लालू के जो दो साले हैं, उनकी भी जो चर्चा है, ये इस पूरे चुनाव में अगर न की जाए तो बेमानी होगी। कहीं ना कहीं हम साधु यादव की बात करें, सुभाष यादव की बात करें, कहा जाता है कि जब 2004 में जो है चंदा बाबू जो थे, चंदा बाबू, उनकी किराने की दुकान हुआ करती थी, और किराने की दुकान, उनके 4 बेटे थे और 2 बेटियां थी उनकी। और उसके बाद जो है इनके जो गुर्गे हैं उनके दुकान पे रंगदारी मांगने गए थे। उन्होंने बोला हमें कुछ 2-2.5 लाख रुपया, उनकी डिमांड थी, और उनके बेटों ने मना किया और उल्टा हमला किया, और उस दुकान में कहीं कुछ तेजाब वगैरह रखा था तो उन्होंने उनके ऊपर डाल दिया। और ये जो बात है, जब वहां पे पहुंची शहाबुद्दीन के दरबार में, तो शहाबुद्दीन ने क्या किया कि उनके जो 3 बेटे हैं उनको वहां पे बुलाया, अपने घर पे बुलाया, वहां पे अपने दरबार में बुलाया वहां पे, क्योंकि शहाबुद्दीन वहां पे बाकायदे दरबार लगाते थे। वहां पे राज्य में देखा जाए तो एक तरह से सिवान में एक तरह से वही मुख्यमंत्री थे। वहां किसी की नहीं चल, चाहे पुलिस हो, चाहे वहां पे प्रशासन हो, चाहे मुख्यमंत्री, वहां किसी की नहीं। ऐसा लगता था कि जैसे शहाबुद्दीन है, लालू खास आदमी थे, वो वहां पे जो है वही मुख्यमंत्री है, जो बोलेंगे प्रशासन को और जनता को वही होगा, और बाकायदे उनका दरबार लगता था। तो बताया जाता है कि वहां पर जो है इनके 3 बेटों को, चंदा बाबू उस समय यहाँ नहीं थे, वो कहीं बाहर गए हुए थे, 3 बेटों को शहाबुद्दीन ने वहां पे बुलाया, और वहां पे जो है उनके जो बड़े बेटे के सामने जो है उनके 2 बेटों को, जिनकी उम्र लगभग बताई जाती है 20 से 24 साल की उम्र थी दोनों बेटों की, उनको जो है बांधा वहां पे, और तेजाब डाल के उन्हें जलाया गया। और तेजाब डाल के जलाने के बाद जो है उनकी बॉडी को काट के बोरी में भर के जो है तालाब में फेंक दिया गया। और ये सब जितनी भी घटनाक्रम हुई है उनके बेटे के सामने हुई, और फिर उनके बेटे को छोड़ दिया गया। जब वो गए तो उनके बेटे ने बताया, और इसे देखकर उनका जो परिवार इतना डर गया, मतलब कि सारा परिवार जो वहां से सबने, और जहां जहां भी वो शिकायत करते किसी ने उनका सपोर्ट नहीं किया। चंदा बाबू का वहां पे जितने भी पार्टियां थी, मंत्री थे, नेता थे, जहां भी गए किसी ने सपोर्ट नहीं किया। इवन वो कांग्रेस के पास भी गए थे, वो लोग, राहुल के पास भी ये मुद्दा गया था, जो जानकारी मिलती कांग्रेस ने भी उस समय उन्हें सपोर्ट नहीं किया। उन्हें सपोर्ट किसने किया उस समय? बीजेपी ने सपोर्ट किया वहां पे, देखा है तो बीजेपी ने सपोर्ट किया। फिर वहां से सिवान से वो वहां से गए, चंदा बाबू हटे वहां से, और उसके बाद जो है मामला कोर्ट में गया, और कोर्ट में उनके बेटे ने वहां पे गवाही दी। जो बेटा उनका बढ़ गया था 4 बेटों में, उनका एक बेटा जो था वो अपंग था, वो विकलांग था एक बेटा उनका, और उसका जो तीसरा बेटा था उनका, जब उसे कोर्ट में गवाही दी, और गवाही देने के बाद भी जो है उसकी हत्या हो जाती है बिहार में। यानी कहीं ना कहीं चंदा बाबू का पूरा परिवार बर्बाद हो गया। इसी सदमे में उनकी पत्नी का देहांत हो गया, चंदा बाबू का, और मामला हाई कोर्ट में गया। हाई कोर्ट में जो है 2004 के बाद जो है करीब ये मामला
2018 तक में जो हाई कोर्ट में मामला गया, और वो 2018 में शायद उसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया। उसमें सुप्रीम कोर्ट में जब मामला गया तो उनका जो बेल है वो रिजेक्ट नहीं हुआ, और उन्हें जो है मतलब बाकायदा जो है उनको सजा हुई, उम्र कैद की सजा हुई, उन्हें आजीवन कारावास हुआ। और 2021 में शहाबुद्दीन की मौत हो गई। लेकिन जो शहाबुद्दीन ने जो वहाँ पे जो खौफ था उनका वहाँ पे, और उसके बाद जो चंदा बाबू की भी जो है देहांत हो गया। उनका बेटा अभी भी है, उनका जो बेटा है जो विकलांग था, वही एक बेटा बचा परिवार में, और 2 बेटियां थी उनकी। यानी कहीं ना कहीं बिहार के अंदर ये हालात है जंगल राज के कि मतलब तेजाब काफी फेमस हुआ था, उस पर फिल्में भी बनी थी। तो चंदा बाबू का पूरा परिवार इस पर बर्बाद हो गया। लेकिन चंदा बाबू हार नहीं माने, उन्होंने फाइट किया वहां पे, और उनके ऊपर बताया जाता है कि 3 से 4 बार हमले भी हुए, उन्हें मारने की कोशिश भी हुई। और लेकिन उनके बेटे को आखिर में गवाह, तब उनके जो बेटे हैं वो गवाही दे चुके थे, उसके बाद उनके बेटे का जो है मर्डर हुआ। तो कहीं ना ये सब जो सारी बातें हैं, और जो वहां की जनता है उसको सोचती है, याद करती है, तो आज भी वो सिहर उठती है। और वो जो दृश्य है उनके सामने दिखता है आज भी, जो जंगल राज था उस समय का, वो अगर ये सत्ता में आते तो कहीं ना कहीं फिर हमारे साथ वही होगा, फिर वही अपहरण उद्योग होगा, फिर वही उगाई होगी, हम कोई बिजनेस नहीं कर पाएंगे। और एक परिवार का जो है ये परिवारवादी जो पार्टी है, और उनका ही बोलबाला होगा। और सबसे बड़ी बात है यहाँ पे ये भी उछाला था ना कि 8वीं फेल है, 9वीं फेल है, और इनके परिवार में जो है आपसी जो रस्साकसी चल रही है परिवार में, जो है जो इनकी बेटी है, जो खबरें आई है कि शायद आप उनका नाम मैं बताना चाहूँ, शायद रोहिणी शायद नाम होगा उनका, वो शायद रोहिणी से कुछ गड़बड़ चल रहा है, परिवार में अनबन चल रही है। और जो तेजप्रताप है उन्होंने अलग पार्टी बनाई है, और उनसे भी जो परिवार में अनबन चल रही है। तो कहीं ना कहीं जो पारिवारिक जो आपस में इनका जो झगड़ा है, और जो इनके दोनों साले वो भी इनके खिलाफ हो गए थे। उनके जो दोनों साले हैं, जो साधु यादव वगैरह, वो भी खिलाफ हो गए थे। और कहीं ना कहीं जो सब मिला जंगल राज, करप्शन, और जो बीजेपी के जो है डेवलपमेंट के प्रोग्राम, और जो उनके वादे, और कहीं ना कहीं पूरे देश में जो है मोदी के जो काम किए गए हैं, चाहे लोकसभा में काम हो, और जो मोदी जी की जो विदेश नीति है, इन सबों को देखकर सबसे बड़ी बात है एसआईआर, जो वहाँ पे एसआईआर लागू हुआ है। एसआईआर में जो है जितने भी जो फर्जी जो मतदाताओं निकाले गए, तो कहीं ना कहीं उससे भी यहाँ पे बहुत बढ़िया काम किया है। और बीजेपी ने यहाँ पे एक मुद्दा ये भी सबके सामने रखा कि जो आरजेडी के लोग हैं, जो कांग्रेस को चाहते हैं कि यहाँ पे जो घुसपैठिए बने रहे, जो फर्जी मतदाता है और जो घुसपैठिए हैं, और जो बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, जो रोहिंग्या हैं, वो यहाँ पे बने रहे, वो उन्हें यहाँ से निकालना नहीं चाहते। कहीं न कहीं इस मुद्दे को भी बीजेपी ने वहाँ पे भुलाया वहाँ पे, क्योंकि जो सीमांचल इलाका है, जो सीमांचल जहाँ पे एमआईएम की कुछ जो सीटें मिलती है वहाँ पे, तो जो सीमांचल जो इलाका है वहाँ पर जो है जो सटा हुआ इलाका है बांग्लादेश वगैरह से, वहाँ से घुसपैठिए जो है वहाँ आते हैं। तो कहीं ना कहीं सीमांचल में ये जो मुद्दा है उसको जो बीजेपी ने पूरे बिहार में घुमाया, और ये मुद्दा भी जो वहाँ पे सफल रहा। यानी कई फैक्टर्स के दिखाया, तो जो बीजेपी ने जितने भी वादे किए, घोषणाएं की अपने घोषणा पत्र में, सुरक्षा का मुद्दा से लेके, तो और उसके अलावा तो ये जो सुरक्षा का मुद्दा रहा जंगल राज का, इस पे तो जो जनता है, जैसे उत्तर प्रदेश में सुरक्षा का मुद्दा जो है, आज भी लोग बोलते हैं कि हम यहाँ पे घूम रहे हैं, रात को घर से निकल सकते हैं। और यहाँ पे जनता के मन में वही था कि पहले क्या था कि अगर 8 बजे कोई बाहर खड़ा लड़का खड़ा तो उसको उठा ले आते थे, और उसके बाद फोन करते थे कि मुझे आप 2 लाख दोगे तो बच्चों को छोड़ेंगे। तो कहीं ना अंजलि जी, अभी पिछले 1.5 महीने में ही देखें, एक ज्वेलर शॉप के जो ऑनर थे उनके साथ भी हुआ, उनको जाते समय रात को गोली मारी गई। फिर एक नेता हैं उनको मारा गया। तो वो तो कहीं ना कहीं अभी भी नजर आ रहा है, पूरी तरह से आप ये नहीं कह सकते कि सुरक्षा पूरी तरह से हुई है। दूसरा एक बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी के चलते पलायन। आपको क्या लगता है, इतने में लालू नहीं कर पाए, लेकिन पिछले काफी समय से एनडीए की सरकार है, नीतीश कुमार जी हैं, आपको लगता है कहीं उसमें कुछ रोक हो पाई है, उस पलायन को कहीं रोक पाई है नीतीश सरकार? नहीं, देखिए, अगर हम जैसे हम आपने शुरू में कहा कि वहाँ पे जो है हत्या हुई, एक व्यापारी की हत्या हुई, उसके अलावा जो है एक नेता की हत्या हुई। तो जो नेता की हत्या हुई, वो जो मामला है आपसी रंजिश का भी मामला हो सकता है उसके अंदर, और उसमें अनंत सिंह का नाम सामने आया। अनंत सिंह की उसमें गिरफ्तारी भी हुई। बावजूद उसके जो अनंत सिंह इतने लोकप्रिय हैं जनता के बीच में कि शायद वो भी जो रुझान में आ रहा है कि वो आगे चल रहे हैं, तो वो तो एक अलग मुद्दा है। और रही बात है कानून व्यवस्था की पूरी ओवरऑल बात करें हम यहाँ पे, तो देखिए जो इक्का दुक्का मुद्दे, ये जो मामले होते हैं वो हर राज्य में होते हैं। ये जो इक्का दुक्का मामले हैं, किसी की हत्या हो गया, कोई हो गया, कोई आपसी रंजिश के चलते मामले हो गए, तो ये तो होते हैं। लेकिन इन मामलों से और जो जंगल राज के जो 15 साल के जो उनके मामले थे, उससे तुलना करना बेमानी होगी।
क्योंकि अक्सर देखा है तो फैमिली में भी झगड़े होते हैं। तो इतना बड़ा राज्य है, इतनी बड़ी आबादी वहाँ पे। और हाँ, रही बात पलायन की, तो आज भी जो है पलायन का मुद्दा वहाँ पे जो है सबसे बड़ा मुद्दा है, वहाँ की जनता मानती है वहाँ पे। लेकिन जो पलायन का मुद्दा है, अब वहाँ पे जो है इन्होंने वादा किया वहाँ पे कि हम यहाँ पे जो है इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, सड़कें बनाएंगे, पुल बनाएंगे, और उसका जो व्यापारी हैं उनको आमंत्रित करेंगे यहाँ पे, SEZ बनाएंगे वहाँ पे। तो सारी बातें चल रही हैं वहाँ पे कि हम यहाँ पे जो है सबको यहाँ पे जो है विकास लाएंगे, कंपनी लगाएंगे, कारखाने लगाएंगे। और वो ये सब कब आएंगे? जब वहाँ भरोसा पैदा होगा। पहले कहा था कि लोगों में भरोसा नहीं था, और वहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत क्या थी कि जो नीतीश है ये 20 साल से सत्ता में है, 20 साल से CM बने हैं, लेकिन वहाँ पे क्या है कि कभी बीजेपी को समर्थन, और उसके बीच में उन्होंने एक बार जो है बीजेपी को छोड़कर ये उनके साथ भी गए। तो कहने के जो व्यापारी वर्ग है, जो वहाँ के बड़े बड़े उद्योगपति हैं, उनके अंदर अभी भी खौफ है कि ये किस तरफ जाएंगे। उनके अंदर अभी भी वो भरोसा पैदा नहीं कर पाया हो पाया है, और उनके अंदर उस भरोसे को पैदा करना, क्योंकि जो रोजगार है वो और जो फैक्ट्रियाँ कहाँ लगती हैं जहाँ पे सुरक्षा मिले, जहाँ पे उगाही ना हो, जहाँ पे अपड़ उद्योग ना हो। तो कहने के इन सब चीज़ों के लिए बिहार बदनाम रहा है। और बिहार के जितने भी युवा हैं जो प्लान करके दूसरे राज्यों में जाते हैं, नौकरी करते हैं, आज भी अगर देखा जाए तो महाराष्ट्र या ऐसे कितने राज्य वहाँ कहा जाता है कि अगर बिहार और झारखंड लोग चले गए तो यहाँ पे सारे काम ठप पड़ जाएंगे। तो वहाँ पे प्लान के चलते लोग आए हैं। तो वहाँ पे सबसे बड़ी बात है भरोसा पैदा करना। और भरोसा कैसे पैदा होगा? भरोसा पैदा होगा मतलब लोगों के अंदर जो सुरक्षा की भावना जगाना, वहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो बुनियादी सुविधाएं हैं, उसको डेवलप करना। और जब वो डेवलप होगा तब लोगों में भरोसा पैदा होगा। उसके बाद वहाँ पे जो है नई नई योजनाएं आएंगी, SEZ खुलेंगे वहाँ पे, तब जाके लोगों को रोजगार मिलेगा, और ये पलायन जो है तब जाके रुकेगा वहाँ पे। अब बिहार की जनता अब उसका एक माइंड बदल रहा है, और वो सोच रही है कि अगर बीजेपी और JDU मिलकर जो NDA का गठबंधन है एक बार फिर से अगर बिहार में आता है, तो इस बीच आपको बता दें कि 192 और 48 पर है, NDA 192 पर है, और जबकि महागठबंधन इस समय 48 दिखा रहा है। यानी कि रुझान बदलते जा रहे हैं फिलहाल। और अगर RJD की बात करें तो 36 है, और कांग्रेस सिर्फ 5 सीटें यहां पर दिखा रहा है। मतलब एक तरह से आंकड़ा जो है गिरता जा रहा है। खैर, अभी पहला रुझान है, आने वाले इस समय में और पता चलेगा क्या है। अंजलि जी बात कर रहे थे कि बिहार की जनता जो है वो अब उसे एक रोजगार, शिक्षा और जो पलायन वाला मुद्दा मैंने आपसे पूछा, वो उसे कहीं रोकने के लिए वो सोच रही है कि अगर इस बार NDA आती है, और जिस तरह की रैलियों के दौरान चर्चा की गई है, भरोसा दिया गया है, जनता ये मान रही है कि अब जो NDA सरकार आएगी वो गुजरात मॉडल पर बिहार में काम करेगी, आर्थिक सक्षम कहीं ना कहीं बनाएगी, रोजगार पैदा करेगी, शिक्षा को बढ़ावा देगी, लोगों को पलायन से रोकेगी, महिलाओं को छूट मिलेगी, उनमें हिम्मत जागी है बाहर आने की। वोट में भी आप देख रहे हैं कहीं ना कहीं वोट में महिलाएं ज्यादा बढ़ चढ़ कर इस बार निकली हैं। आपको लगता है कि ये मॉडल गुजरात वाला बिहार में हो पाएगा सक्सेस? देखिए, बिहार की हम बात करें तो बिहार के साथ बड़ी हुई है, और बिहार को हम कह सकते हैं कहीं कि बिहार एक अभिशापित रहा है। 2005 तक जो है लालू का जंगल राज रहा, 1990 से लेकर 2005 तक। और 2005 के बाद जो है यहाँ पे जो नीतीश है, करीब आज 20 साल हो गए, 20 साल से CM है, और आगे भी जो है वो CM रहेंगे। लेकिन इस 20 साल में जो है वहाँ पे जो भरोसा कायम करना सबसे बड़ी बात थी। और इन 20 सालों में एक बार जो है बीजेपी जो है अपने दम पे भी चुनाव में वहाँ खड़ी थी, बीजेपी ने। अब कोई बोलते हैं कि जो नीतीश का है अपना वहाँ पर वोट बैंक है, जाति फैक्टर है, जाति समीकरण है, जिसके चलते जो है जब बीजेपी वहाँ से इनका साथ छोड़ी है, अपने दम पे खड़ी हुई बीजेपी वहाँ पे, तो जो है यहाँ पे RJD और जब ये दोनों मिलकर लड़े हुए तो इन्हें काफ़ी अच्छी सीटें वहाँ पे मिली थी। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो है लोगों में भरोसा उस समय पैदा नहीं हुआ, क्योंकि ये बीजेपी के साथ थे भी और नहीं भी थे। लेकिन धीरे धीरे अब इन्होंने जनता के सामने कई बार कसम खाई, और जनता को बार बार इन्होंने पूरे चुनाव से पहले और चुनाव के दौरान इन्होंने जनता को कहा है कि भाई मैं बीजेपी को नहीं छोड़ूंगा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं यही। आपने अक्सर देखा होगा, समाचारों में देखा होगा या इनके जो बयानों में देखा होगा, भाषणों में देखा होगा, इन्होंने जनता के पैर पकड़े हैं और जनता को भरोसा दिलाया कि हम जो है साथ नहीं छोड़ेंगे, हम साथ रहेंगे और जो राज्य का विकास है उसके लिए काम करेंगे। तो कहीं ना कहीं और इन्होंने जो है बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में जो है जो वादे किए हैं, जो बड़े जो 20 वादे हैं, उसमें डेवलपमेंट को लेकर बहुत सारी जो योजनाएं वहाँ पे बीजेपी ने उसकी बात की है वहाँ पे। और सबसे बड़ी बात है कि अब धीरे धीरे जो वहाँ पे जो भरोसा है वो लोगों में पैदा हो रहा है, और बीजेपी ने वहाँ पे SEZ लाने की बात की है। और सबसे बड़ी बात है, जैसे
पीएम जो योजना है, जो प्रधानमंत्री की जो केंद्र की योजनाएं हैं और जो उनकी राज्य की योजनाएं, दोनों को मिला के वहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो बुनियादी सुविधाएं हैं, उस पर काम करेंगे। और वो काम करने के बाद धीरे धीरे जब भरोसा पैदा होगा तो वहाँ पे जो है जो व्यापारी हैं वो आगे आएंगे, वहाँ पे उद्योग धंधे लगेंगे और उसके बाद कहीं ना कहीं बिहार जो आगे बढ़ेगा। और रही बात रुझानों की, तो हम आपको बोल सकते हैं कि इस समय जो है सबसे जो शर्मनाक बात है वो कांग्रेस के साथ हुई है। कांग्रेस इस समय जो है 5 सीटों पर जो है सिमट गई है कांग्रेस। और कहीं ना कहीं जो जैसे मैं आपको बोल रहा था कि महागठबंधन का जो आंकड़ा है कहीं 45 के नीचे भी जा सकता है, यानी जो दिल्ली का हश्र हुआ था कहीं ना कहीं दिल्ली की तरह जो है यहाँ बिहार में भी महागठबंधन का हश्र होने वाला है, क्योंकि इन्होंने कोई काम ही नहीं किया। यहाँ पे चुनाव से पहले जो है पब्लिक के बीच लोग जाते हैं, काम करते हैं, आम जनता से मिलते हैं, आम जनता के मुद्दे क्या हैं उसको उठाया जाता है, लेकिन इन्होंने सिर्फ हवाई बातें की, चुनाव से पहले कोई तैयारी नहीं की। और अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के जो बीजेपी को संघ का साथ मिला। अगर हम बात करें तो 2024 के का जो चुनाव हुआ लोकसभा का, उसके बाद 5 राज्यों में चुनाव होने थे और उसमें से जो 3 राज्य बीजेपी पहले 24 के बाद जीत चुकी है, चाहे हरियाणा की बात करें, चाहे दिल्ली की बात करें, चाहे महाराष्ट्र की बात करें। 2024 में बीजेपी को 240 सीटें मिली, बीजेपी को वहां पे जो उम्मीद से कम सीटें मिली, और उसके बावजूद भी बीजेपी ने जो है हरियाणा हो और चाहे जो महाराष्ट्र हो और चाहे दिल्ली हो, वहां पे बीजेपी ने जीत हासिल की है। और ये चौथा राज्य जो है यहाँ पे बीजेपी ने जो है पूरा एक तरह से कहें तो क्लीन स्वीप कर किया है। बीजेपी ने पूरा सुपड़ा साफ कर दिया है महागठबंधन का। और कहीं ना कहीं ये कांग्रेस के लिए, राहुल गांधी के लिए और पूरे विपक्ष के लिए बहुत शर्मनाक स्थिति है। अब इसके बाद ये राहुल गांधी का अब क्या हासिल होगा ये देखना दिलचस्प होगा। और सबसे बड़ी बात है जो एसआर का जो फैक्टर है वो भी एक अहम फैक्टर माना जा रहा है। और कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जो ब्लास्ट हुआ जो यहाँ पे चुनाव के समय जो ब्लास्ट हुआ है, कहने के जनता के मन में एक भी बात उस समय चुनाव में दिखाई पड़ेगी ब्लास्ट हुआ है। तो अगर ये बीजेपी आज मोदी जी हैं 2014 से लेकर अब तक ब्लास्ट नहीं हुआ, हम लोग फ्री घूम रहे थे और अचानक ये ब्लास्ट हुआ और जनता को वो ब्लास्ट हुआ तो कहीं ना कहीं विपक्ष ने कहा कि चुनाव को देखते हुए ब्लास्ट किया गया। क्योंकि विपक्ष अक्सर बोलते हैं जब से पुलवामा कांड हुआ या जो भी कांड होते हैं आतंकवाद के जो भी कांड, तो ये विपक्ष हमेशा आरोप लगाते हैं कि चुनाव को देखते हुए बीजेपी ने करवाया है। तो कहीं ना कहीं जब ये कांड हुआ, लेकिन सबसे अच्छी बात रही कि उसी समय जो है काफी आतंकवादी पकड़े गए और 2900 किलो करीब 3000 के लगभग जो है आरडीएक्स पकड़े गए, विस्फोटक पकड़े गए और उसमें करीब 10 लोगों की गिरफ्तारी हुई उससे पहले। तो कहने के और बीजेपी जो है ये जो ब्लास्ट का कांड हुआ तो इसमें मीडिया के जरिए जो है बीजेपी सबको कन्विंस करने में कामयाब रही। और मोदी जी का उसी समय हसड़ भी आया जब चुनाव था। जो मोदी जी है वहाँ पे विदेश के दौरे पे गए थे अपने पड़ोसी देश में, तो वहाँ पे मोदी ने कहा कि हम छोड़ेंगे नहीं, जो भी जिम्मेदार होगा हम उसको छोड़ेंगे नहीं वहाँ पे। तो कहने के लगता है कि जनता के बीच में वो भी संदेश गया है। और सुरक्षा जो है सबसे बड़ा मुद्दा है और सुरक्षा के नाम पे बिहार ने जो है यूपी की तरह यहाँ पे बिहार ने वोट दिया है। और अगर हम बात करें तो जैसे बिहार जो है उत्तर प्रदेश का एक तरह से पड़ोसी इलाका है और यूपी और बिहार को देखा जाए तो भले नाम अलग अलग है लेकिन दोनों का जो रहन सहन है, जो रीति रिवाज है, कहा जाए तो एक तरह से एक ही है। अगर छठ पूजा वो वहाँ पे लोग मनाते हैं तो यहाँ यूपी में भी आप देखिए वहाँ भी लोग छठ पूजा मनाते हैं। और सबसे बड़ा इसमें बात ये देखा गया कि छठ पूजा के समय वहाँ पे चुनाव था और छठ पूजा के समय जो है करीब 13,000 गाड़ियाँ यहाँ से छोड़ी गई थी, यानी लोगों को बिहार भेजने के लिए काफ़ी अच्छी व्यवस्था की गई थी। और छठ पूजा में भी जो है जितने भी छठ पूजा के समय चुनाव था दूसरे राज्य के बिहार के रहने वाले लोग हैं वो उस समय वहाँ गए थे। तो कहीं ना कहीं जो है वोट प्रतिशत बढ़ने में उसका भी योगदान रहा। और सबसे बड़ी बात मैं बोलना चाहूँगा कि आम आदमी पार्टी का जो राज दिल्ली में है, वहाँ जब सत्ता में थी तो उससे जो है छठ पूजा के समय जो है जितने भी वहाँ पे चाहे पूर्वांचल के हों चाहे बिहार के लोग हों, छठ पूजा के समय आम आदमी पार्टी ने लोगों को वहाँ पे झाग वाले पानी मारने को मजबूर किया। वहाँ पे उन्होंने सफाई नहीं की, बिल्कुल सफाई नहीं की। लेकिन चुनाव को देखते हुए ऐसा मतलब एक मेरा अंदाजा है कि कहीं ना कहीं अगर चुनाव ना होता तो भी बीजेपी करती, क्योंकि बीजेपी ने इसके पहले भी चुनाव के अलावा भी काम किए हैं। लेकिन छठ पूजा था और छठ पूजा के समय ठीक पहले बीजेपी ने जो वहाँ पे यमुना की सफाई की और लोगों को साफ पानी में वहाँ पे जो है छठ पूजा करवाया। तो कहीं ना कहीं दिल्ली में जो है सीमांचल या कहें तो जो बिहार के लोग काफ़ी मात्रा में रहते हैं, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे भी ये संदेश गया वहाँ पे कि मतलब देखिए अगर वहाँ पे इन्होंने इतना काम किया तो वो जो पॉजिटिव असर भी यहाँ के चुनाव में देखा गया है। तो छठ पूजा के समय जो यहाँ से प्रवासी वहाँ पहुंचे हैं और जो दिल्ली में उन्होंने जो व्यवस्था पूजा के समय, तो कहीं ना कहीं लोगों को उसका असर हुआ। हाँ, और अगर हम एग्जिट पोल की बात करें तो एग्जिट पोल का जो आंकड़ा है मैं तो बोलूँगा वो भी झूठा साबित हुआ है। कहीं ना कहीं एग्जिट पोल के
आंकड़े से कहीं आगे जो है बीजेपी यहाँ पे आगे निकल चुकी है। 193 का आंकड़ा बताइए, 244 सीट है, 193। और यहाँ पे जो मुकाबला हो रहा है अब बीजेपी और जेडीयू के बीच हो रहा है कि बड़ी पार्टी कौन बनेगी। इससे पहले जितनी भी जो है मैं तो बोलना नहीं चाहूंगा, लेकिन फिर भी बोल रहा हूँ कि जो हाँ नहीं जैसे कहा था ना वो गोदी मीडिया, मोदी मीडिया, तो जो कुछ समर्थक इनके थे, मतलब कुछ चैनल या जो अखबार थे, तो उनका बोलना था कि सबसे बड़ी पार्टी जो है आरजेडी बनकर निकलेगी। और वो बार बार ताना मार रहे थे इनके ऊपर, जेडीयू के ऊपर, नीतीश के ऊपर, कि नीतीश जो है अगर वो सबसे ज़्यादा जीतते हैं तब हम कह सकते हैं कि उन्होंने काम किया है। और हाँ, इसमें एक फैक्टर ये भी सबसे ज़्यादा काम किया है कि इन लोगों ने क्या किया वहाँ चुनाव के समय पे इन्होंने जो मुद्दे थे उसके विपरीत कांग्रेस ने काम किया और आरजेडी ने काम किया। ये बार बार एक ही चीज बोलते रहे कि जो नीतीश जी हैं, भले वो मोदी के साथ गए हैं, लेकिन चुनाव के बाद वो सीएम नहीं बनेंगे और वो जो है कम बीजेपी उन्हें कम सीटें देगी और उन्हें सीएम नहीं बनाएगी। लेकिन वहाँ पे चुनाव के समय जब वहाँ पे मोदी जी ने, अमित शाह ने घोषणा की कि नहीं, हमारे सीएम उम्मीदवार यही है और हम सत्ता में आएंगे तो हाँ, और कोई ऑप्शन है, सीएम वही बनेंगे। तो कहीं ना कहीं जो ये संदेश उन्होंने जनता को दिया और बीजेपी ने जो संदेश दिया कि नहीं सीएम यही बनेंगे, तो वो कहीं ना कहीं ये भी जो है आरजेडी के लिए एक उल्टा दांव लगा यहाँ पे। जिस तरह के रुझान आ रहे हैं आप देख रहे हैं, 92 इस समय दिखा रहा है एनडीए और 47 पर 47 पर महागठबंधन है। आपको लगता है युवाओं का इसमें बहुत बड़ा रोल रहा है? क्योंकि युवा आजकल बहुत ज्यादा सोशल मीडिया हुआ उस पर भी अपने आप को कहीं ना कहीं उनकी सोच अब केंद्रित होने देखते हैं। सिर्फ राज्य को नहीं, वो देश को भी देखते हैं कि कहाँ कौन सी पार्टी कर रही है, कितना ले जा रही है। आपको लगता है कि इस वाले विधानसभा चुनाव में युवाओं का भी खासा रोल रहा है? जी देखिए, अगर हम पूरे चुनाव कैंपेन की बात करें, जो होते थे वो बैलेट्स होते थे, अब चुनाव हो रहे ईवीएम से हो रहे हैं। और उस समय जो है अगर हम बात करें तो इंटरनेट, मोबाइल, टीवी, उसमें वो जमाना अलग था। और उस समय जो है एक कास्ट फैक्टर, एमआई समीकरण और कहीं ना कहीं जो है जनता तक बातें पहुंच, बहुत बड़ा योगदान था। और उसमें जो बातें हैं लोगों के पास पहुंच नहीं पाती थी। अब जमाना आ गया इंटरनेट, सोशल मीडिया का, अब जनता पहले से बहुत जागरूक हो चुकी है। और जो युवा हैं अब जो है टेक्नोक्रेट हो चुके हैं, तकनीकी के मामले में युवा आगे चुके हैं। अब वो समझने लगे हैं कि जीडीपी क्या होता है, इन्फ्लेशन क्या होता है और विकास के मायने क्या होते हैं, वो युवा अब समझने लगा है। तो कहीं ना कहीं जो है इसमें जो सोशल मीडिया और जो ये मोबाइल है उसने एक अहम रोल अदा किया है। और उसके अलावा जो है जो युवा है, हमने देखा है कि हर भाषणों में मोदी जी, अमित शाह, योगी, जितने भी नेता थे, उन्होंने खासकर युवाओं को अपील की। क्योंकि जब ये सब मामले थे जंगल राज के, तो उस समय एक जनरेशन गैप हो चुका था। जो पुराने लोगों थे उन्होंने वो उस समय देखा था, लेकिन उसके बाद से काफ़ी पानी निकल चुका है। जो बच्चे हैं, जो युवा हैं, जो बाद की जो पीढ़ी, उन्हें उसके बारे में उतनी जानकारी नहीं थी। तो उन्होंने जो युवा है उनके सामने उस बातों को रखा, उन्होंने उठाया कि उस समय ऐसा हुआ था और अगर आप जो है सत्ता में लाओगे तो फिर ऐसे होगा। और फिर आप जो है, और कहीं ना कहीं उनके सभाओं में, आरजेडी के एक सभा में एक छोटा बच्चा है, जो एक वीडियो आया था, जो नाबालिग बच्चा वहां खड़ा है, तो वो वहां पे बोल रहा है कि अगर हम फिर सत्ता में आए तो फिर कट्टा ले घूमेंगे जी। तो कहीं ना कहीं उन्होंने संदेश दिया यहाँ पे आम जनता के सामने कि देखिए ये मतलब अभी भी वही बात कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यहाँ पे है कि अभी कल ही की बात है, इनके एक नेता ने धमकी दी है, इनके नेता ने धमकी दी और उनके ऊपर एफआईआर भी हुआ है। उन्होंने कहा कि अगर यहाँ पे कुछ गड़बड़ी होती है, अगर ये जीतते हैं तो भी, हारते हैं तो भी, जो हाल नेपाल में हुआ था, जो हाल बांग्लादेश में हुआ था, वही हाल हम यहाँ पे करेंगे। और जो झंझट है वो सड़कों पे निकलेंगे और हम आग लगा देंगे, फूंक डालेंगे, कोहराम मचा देंगे। और पप्पू यादव के बयान में कुछ इसी तरह के आए हैं। पप्पू यादव ने लोगों से आह्वान किया कि आप लोग सड़कों पे निकलिए। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे, और जो नेता है, वो कहा जाता है कि एक तरह से अराजकता फैलाने वाला एक हाँ, तो अब वो तो बयान ठीक है, चुनाव हो गया, लेकिन चुनाव के बाद जो है इनकी मानसिकता आज भी वही है। झंझट की बात करते हैं कि जो हाल बांग्लादेश का हुआ, जो हाल नेपाल का हो, वही हाल हम यहाँ पे करेंगे। मतलब चुनाव के बाद हमारे पक्ष में परिणाम आए तो भी, नहीं आए तो भी। तो लेकिन अब इन्हें शायद ये देखना चाहिए कि यहाँ पे जो गृह मंत्री अमित शाह है, और अमित शाह का जो कामकाज है सब देख ही रहे हैं क्या चल रहा है। तो जो इन्होंने ऐसे बयान दिए हैं, उनके ऊपर एफआईआर भी हुआ है। और उसके बाद जब एफआईआर हुआ तब उनका बोलना है कि नहीं, मेरी बोलने की जो मंशा ऐसी नहीं थी, जब मैंने कुछ और कहा और जो मैंने बयान दिए उसको तोड़ मोड़ कर जो है जनता के सामने दिखाया गया। तो कहीं ना कहीं उन्होंने उस पर सफाई तो दी है, लेकिन जो उनके बयान थे कहीं ना कहीं वो बहुत खतरनाक बयान थे और बहुत ही डरावने बयान थे वो।
और ये सारा असर जो है वो चुनावों पे दिख भी रहा है, जिस तरह के रुझान आ रहे हैं उस पर। चलिए एक अपडेट हम और ले लेते हैं हमारी सहयोगी पिंकी से। पिंकी, क्या अपडेट है इस समय आपके पास? जी सीमा जी, जिस हिसाब से जो है बिहार की जनता जो है इतनी खुश है और उनके चेहरे पे खुशी साफ झलकती दिख रही है कि एनडीए जो है वो 192 और महागठबंधन 38, इससे साफ झलक रहा है कि उनका जो आत्मविश्वास है। उनका कहना है कि हमने जो वोट डाले, जो नतीजे आने थे, वो उस पर हमें पहले से ही भरोसा था। और यहाँ तक कि भाजपा नेता जो है सैयद हुसैन, उन्होंने बिहार मतगणना पर ये तक कह दिया है कि हम सिर्फ आगे नहीं है बल्कि भारी बहुमत से एनडीए आगे है। और बिहार की जनता ने जो पीएम मोदी और नीतीश, साफ है कि एनडीए की ही जीत है, एनडीए की सरकार आ रही है। और उनका कहना है कि ये आंकड़ा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। और जैसा कि आप अभी लेटेस्ट अपडेट देखें तो महागठबंधन जो है वो 192, तो इससे जो है आंकड़ा लगातार आगे बढ़ रहा है। बिहार की जो एनडीए की जो सरकार है वो बिहार में ऑलमोस्ट आ चुकी है। बात कर रहे थे कि जिस तरह के रुझान दिख रहे हैं, जो पहला रुझान आया उसमें 190 पर एनडीए है और 49 पर महागठबंधन दिख रहा है। काफी पीछे चल रहा है महागठबंधन और एक तरह से आधे से भी कम का आंकड़ा ये है। अंजलि जी, जानना चाहेंगे, अगर लालू प्रसाद यादव के परिवार से टूट के पार्टी बनी, तेज ने दोनों ही, लेकिन चाहे तेजस्वी हो चाहे तेज प्रताप हो, दोनों ही पीछे चल रहे हैं, क्या वजह मानी जाए इसके पीछे? देखिए, अब जो खबर आ रही है ये बहुत ही कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति के लिए, विपक्ष के लिए और कहीं ना कहीं आरजेडी के लिए बहुत ही दुखद बड़ी खबर है ये, और बहुत बड़ा झटका है। राघोपुर से जो है तेजस्वी पे ही चल रहे हैं, शुरू में रुझान में आगे चल रहे थे, और महुआ से जो है उनके जो भाई हैं, बड़े भाई तेज प्रताप, वो जो है वो भी पीछे चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं दोनों भाइयों के लिए बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि जिस तरह से दोनों भाइयों ने जो बयानबाजी किया है आपस में, और उसके अलावा जो है अगर देखा जाए तो जो इनकी सीट है राघोपुर की, इनकी तेजस्वी की, वहाँ पर कभी लालू और राबड़ी जो वहाँ से खड़े होते थे, और वहाँ से 3 बार के जो है ये विधायक भी रह चुके हैं, वहाँ से 3 बार के विधायक रह चुके हैं। और अगर हम महुआ की बात करें तो महुआ सीट से एक बार जो है तेज प्रताप वहाँ से जीते थे, फिर दूसरी बार वहाँ से उन्होंने सीट चेंज किया था, और इस बार फिर उन्होंने जो वहाँ पे वापसी की थी, और वहाँ पे महुआ में। लेकिन वहाँ पर जो है अब जो खबर आ रही है कि मतलब तेज प्रताप वहाँ से पीछे चल रहे हैं और यहाँ से तेजस्वी पीछे चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं दोनों भाइयों के लिए ये झटका है, और बिहार की राजनीति के लिए, जो एक परिवार की जो राजनीति है और जो वंशवाद की राजनीति है, उसके लिए कहीं ना कहीं ये झटका है। और अगर हम जो रुझान आ रहे हैं उस रुझान के हिसाब से जो वोट प्रतिशत जो बढ़े हैं बीजेपी की और जो उनके कम हुए हैं, और जो आरजेडी की जो सीटें हैं वो सिमटती जा रही हैं, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि दोनों भाई इसमें चुनाव हार भी सकते हैं। फिलहाल ये रुझान है, और रुझान में अक्सर देखा गया है कि आगे पीछे लोग होते हैं, तो अभी भी मामला आगे पीछे का चल रहा है, कभी आगे पीछे चल रहे हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा झटका है इनके लिए। बिहार की राजनीति का बहुत असर दिखता है केंद्र की राजनीति पर, यानी कि विधानसभा चुनाव और अगर लोकसभा चुनाव की बात करें तो बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं उसका असर एक दूसरे पर नजर आता है। बिहार की राजनीति जिस तरह की चल रही है उसमें एक बहुत बड़ा रोल माना जाए जाति, धर्म या फिर क्षेत्रीय समीकरण का। हम केंद्र की बात करें या लोकसभा चुनाव की बात करें तो अक्सर कहा जाता है कि जो केंद्र का रास्ता है वो उत्तर प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र यहाँ से होकर जाता है, और उत्तर प्रदेश और जो बिहार है, लोगों की जो पृष्ठभूमि है, राजनीतिक पृष्ठभूमि लगभग एक सी है। वहाँ का रहन सहन और जो वहाँ का जो है जो इतिहास वहाँ का है, देखा जाए तो कभी ये पश्चिम बंगाल का बिहार जो है हिस्सा हुआ करता था, बाद में अलग राज्य बना, और बिहार से जो है अलग होकर जो है झारखंड बना, वहाँ से झारखंड बना। तो कहीं ना कहीं जो अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार में जो सीटें हैं वो वहाँ पे काफ़ी सीटें हैं जो लोकसभा चुनाव में जो है अहम भूमिका अदा करती है वहाँ से। तो अब जो बिहार में जो है अब लग रहा है कि जो वहाँ की जनता है अब वो वंशवाद से छुटकारा पाना चाहती है, परिवार की राजनीति से अब छुटकारा पाना चाहती है। और वहीं जो है अब जो आंकड़े दिखा रहे हैं, रुझान दिखा रहे हैं, पहले ये बताया गया कि जो आरजेडी है, आरजेडी वहाँ पे जो है सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी, फिर कहा गया कि नहीं आरजेडी और जेडीयू है वो बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी, बीजेपी पीछे रहेगी। लेकिन अब जो आंकड़े आ रहे हैं वो बहुत चौंकाने वाले हैं। अगर देखा जाए तो जो बीजेपी है वो लगभग 83 सीटों पर आगे है, और जो
और जो एनडीए में जो जेडीयू है वो करीब 75 सीटों पे आगे चल रही है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी जो है सबसे आगे चल रही है। सेकंड नंबर पे जो है जेडीयू चल रही है और तीसरे नंबर पे जो है आरजेडी चल रही है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो मुकाबला इस समय चल रहा है बीजेपी और जेडीयू के बीच कि सबसे बड़ी पार्टी बनकर कौन उभरेगी। और सबसे बड़ी बात है यहाँ पे, ठीक है बीजेपी ने कहा था कि ठीक है यहाँ पे हम जो मुख्यमंत्री का चेहरा वही होंगे, लेकिन इन चुनाव के वक्त एक अमित शाह के मुंह से एक बात निकल गई थी। अब उन्होंने शायद जानबूझकर कही थी या उनकी जवान फिसल गई थी कि यहाँ पर जो है चुनाव परिणाम आएंगे। चुनाव परिणाम आने के बाद जो हमारे जो विधायक दल के जो नेता हैं वो तय करेंगे मुख्यमंत्री कौन होगा। तो क्या अक्सर कहा था कि मोटा भाई जो है अगर वो कोई ना कहीं एक ऐसी बात छोड़ देते हैं जिससे आगे बढ़ा हाँ नहीं, ये भी कहा अगर बीजेपी किसी राज्य में चुनाव हारती है, चुनाव जीतेगी तो सत्ता में आएगी, लेकिन चुनाव हारेगी तो भी सत्ता में आती है। तो मोटा भाई के लिए तो कहते हैं कि यहाँ पे समीकरण है जहाँ पे, क्योंकि जो बीजेपी के जो सीटें हैं 84 है लगभग यहाँ पे भी ऐसे हुआ था। यहाँ पे महाराष्ट्र में बीजेपी जो है बहुमत के आंकड़े से बहुत थोड़ा पीछे रह गई थी यहाँ पे। मतलब हाँ, अब महाराष्ट्र की राजनीति में है कि अगर जो मुख्य जो पार्टियां हैं दोनों जो उनकी जो साथी पार्टियां हैं, अगर कोई भी अगर साथ छोड़ता है तो कहने कि बीजेपी के लिए कोई नुकसान वाली बात नहीं है, क्योंकि बीजेपी के सामने विपक्ष की पार्टियां जो हैं वो तैयार खड़ी हैं। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम बात करें तो वो 2020 का जो विधानसभा चुनाव हुआ था तो उसमें जो है एलजेपी जो है वो बीजेपी से अलग होकर 145 सीटों के लगभग ये वहाँ पे ये खड़े थे। और कहीं कहीं उसमें ये प्लानिंग बताई जाती है, जो लोग जानकर बताते हैं कि एलजेपी अलग खड़ी हुई थी जो है वो इनको हराने के लिए नीतीश का जो वोट है उससे कम करने के लिए अलग खड़ी हुई थी। तो कहीं ना कहीं उसे देखते हुए इस बार जो है एलजेपी को जो है यहाँ पर जो है साथ में लिया गया और उन्होंने भी काफी अच्छी सीटें पाई हैं, 23 सीटें पाई हैं और जो बहुमत का आंकड़ा 122 है। और अगर बीजेपी जो इस समय 84 है, बीजेपी अगर 90 भी पाती है और कहीं के जो एलजेपी है जो अभी 23 पे वो भी काफी अच्छा नंबर बोल सकते हैं। तो कहीं ना कहीं 100 के ऊपर जो है 100 तक ये आंकड़ा पहुंचता है। और सहयोगी पार्टियां हैं उन्हें भी ठीक ठाक 8 मिले हैं। तो कहीं ना कहीं जो है जेडीयू का जो असर है वो उस पर कम हो सकता है। और ये एक तरह से कह सकते हैं कि जो है नीतीश कुमार का ये आखिरी चुनाव है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके ऊपर लगता है कि हाँ एज फैक्टर है, उनकी जो सेहत है वो जवाब दे रही है, उनकी मेमोरी लॉस भी हो रही है। और कहीं ना कहीं उसके बाद जो है उनकी पार्टी में कोई उस ढंग का उत्तराधिकारी, ठीक है उनके बेटे का नाम आता है लेकिन वो दिखाई नहीं पड़ रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी की जो पॉलिटिक्स होती है यहाँ पे जो है एलजेपी जो वोट के आंकड़े बहुमत के करीब पहुंचते हैं और उसके अलावा जो है जो दूसरी सहयोगी पार्टियां उनकी हैं वो भी ठीक ठाक नंबर पाई हैं। और विपक्ष की जो पार्टियां हैं जैसे अन्य हैं और जो कांग्रेस ने जो है जो 7 सीटें मिली कांग्रेस को, तो कहीं ना कहीं अगर वो बीजेपी का जो एक इतिहास बताया जाता है कि सबको मिला के कहीं ना कहीं जो है नीतीश को जो उन्होंने चुनाव के वक्त कहा था कहीं ना कहीं वो उसको ठिकाने लगा सकते हैं। जरूर आगे करेंगे, क्योंकि मेरे मन में एक सवाल ने जो नीतीश कुमार और अमित शाह के बारे में बोला उस पर मैं आपको एक सवाल जरूर आगे पूछूंगी, लेकिन फिलहाल आवाज इंडिया में यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए बिहार पे क्या कुछ निकल कर आगे आ रहा है। अब क्या क्या ब्रेक मी कशाला टाकलं मी तिघांचा मालिक आहे तिथं काय करतो देवेंद्र फडणवीस मध्ये झाला होता